Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome back to our weekly current affairs series in which we'll cover all the important developments with respect to the field of science and technology. Now our period of reference for this particular lecture shall be 27th of February to 5th of March. यानी कि 27th February से लेके 5th March तक जो important developments हुई हैं with respect to the field of science and technology वो हम आज के lecture में cover करेंगे. Now let's take a look at the topics we shall cover in this particular lecture. All right? सबसे पहले तो हम बात करेंगे डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू. देखो वैक्सीन जनरली जो होती है ना वो वायरस वाली जो वैक्सीन होती हैं जनरली हम कह देते हैं आरएनए टाइप वैक्सीन या डीएनए टाइप वैक्सीन. ना अभी डेंगू फीवर बहुत बड़ी महामारी बन जाता है जब भी इसका सीजन आता है. तो लोगों को डेंगू फीवर से इम्यून करने के लिए हमने डीएनए बेस्ड डेंगू वैक्सीन बनाई है. तो उसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा बहुत हम नॉलेज ले लेंगे डेंगू फीवर है क्या. देन वेस्ट बंगाल में अभी एडिनो वायरस आउटब्रेक हो चुका है. एडिनो वायरस वो वायरस होता है जो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है. तो इससे रिलेटेड बहुत सारे बच्चे इन्फेक्ट हो गए हैं, स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं वेस्ट बंगाल में और बहुत सारी डेथ्स भी रिपोर्ट की जा रही हैं. तो एडिनो वायरस होता है क्या, विल टॉक अबाउट दिस. देन मैड काउ डिजीज. अभी रिसेंटली ब्राजील ने बीफ एक्सपोर्ट्स बंद कर दिए हैं, अपने कम कर दिए हैं बिकॉज वहां पे मैड काउ डिजीज फैल गया है. मैड काउ डिजीज इंडिया में भी फैलता है. तो मैड काउ डिजीज है क्या, विल टॉक अबाउट दिस. देन विल टॉक अबाउट ऑर्गन ऑन अ चिप. इससे ना ड्रग टेस्टिंग बेटर हो जाएगी. अभी हम एनिमल्स पे पहले ड्रग टेस्ट करते हैं फिर ह्यूमंस पे करते हैं. एनिमल्स पे ड्रग टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी वंस दिस टेक्नोलॉजी इज आउट फॉर कमर्शियल और रिसर्च पर्पसेस. Then we'll talk about वैभव फेलोशिप. ये जितने भी हमारे एनआरआईज हैं जो रिसर्च करना चाहते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में उनके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कॉलरशिप निकाली है, फेलोशिप निकाली है. देन कुछ मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं राइट हमारी जापान के साथ हैं, कुछ और मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं तो उनके बस हमें नाम याद रखने हैं, दैट्स इट. फिर कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो आर्टिकल्स आपने खुद पढ़ने हैं एज इट इज. नेट पे सर्च कर लेना, टाइटल आपके साथ शेयर्ड होगा आर्टिकल्स का और आपने गूगल पे सर्च करना है. इंडियन एक्सप्रेस का ही बेसिकली आर्टिकल है और वो हूबहू पढ़ लेना आपने. और हमेशा की तरह एंड में सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस. ऑलराइट, नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज डीएनए वैक्सीन फॉर डेंगू. ऑलराइट, नाउ न्यूज में क्या था. In a significant development in DNA vaccination research, India's first and only DNA vaccine candidate for dengue has shown promising results. अभी ये बाहर निकली नहीं है, कमर्शियल रिलीज इस वैक्सीन का नहीं हुआ है, पर डीएनए बेस्ड वैक्सीन फॉर डेंगू के काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं टेस्ट्स में राइट. तो हो सकता है इस रिजल्ट से एनकरेज होके इस वैक्सीन को कमर्शियली भी रिलीज कर दिया जाए. सो इट्स अ वेरी गुड न्यूज फॉर कर्बिंग डेंगू फीवर. इन प्रीलिमिनरी ट्रायल्स ऑन माइस, पहले माइस पे ट्राई किया है राइट. देखो आपको पता ही होना चाहिए कि कोई भी वैक्सीन होती है, कोई भी ड्रग्स होते हैं या मेडिसिन होती है, पहले उन्हें एनिमल पे टेस्ट किया जाता है फिर 4 phases ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स आते हैं राइट. तो अभी माइस पे अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, दैट मींस पीपल आर गेटिंग द कॉन्फिडेंस कि ह्यूमंस पे भी अच्छे से काम करेगी. द कैंडिडेट जनरेटेड अ रोबस्ट इम्यून रिस्पॉन्स एंड इंप्रूव्ड सर्वाइवल रेट्स आफ्टर एक्सपोजर टू डिजीज. The DNA vaccine candidate has been in development since 2019 और ये वो इंस्टीट्यूट्स हैं जो डेवलप कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद साउथ अफ्रीका, यूएस, इंडिया वगैरह वगैरह. तो ये देख लेना. ऑलराइट, नाउ डीएनए वैक्सीन्स क्या होती हैं. देखो बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखना कुछ होती हैं आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स. वो आपके अंदर का जो आरएनए होता है उसे एनकोड करती हैं और उसके थ्रू आपकी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप करती हैं. कुछ वैक्सीन्स होती हैं डीएनए वैक्सीन्स जो आपके डीएनए में चेंजेस कर देती हैं और आपका इम्यूनिटी बढ़ा देती हैं राइट. तो एक वैक्सीन होती है जो आरएनए को शिफ्ट करती है, एक वैक्सीन होती है जो डीएनए को चेंज करती है, डीएनए को मैनिपुलेट करती है राइट. तो आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स, डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स. नाउ आरएनए बेस्ड वैक्सीन ज्यादा हैं तादाद में और ये सिंपल भी हैं. डीएनए बेस्ड वैक्सीन्स थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए इसे बहुत बड़ी रिसर्च कहा जा रहा है कि डेंगू के लिए डीएनए बेस्ड वैक्सीन रेडी है क्योंकि डीएनए बेस्ड वैक्सीन बनाना मुश्किल है. A DNA vaccine is a vaccine that puts specific DNA sequence that codes for antigen. Antigen मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बाहर से इंफेक्शन आएगा आपके अंदर, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ है ना, पैरासाइट, वो उसे एंटीजन कहेंगे. इनटू एन ऑर्गेनिज्म सेल्स टू ट्रिगर एन इम्यून रिस्पॉन्स.
द वर्ल्ड्स फर्स्ट डीएनए वैक्सीन वाज ज़ायकोव-डी। ये ज़ाइडस कैडिला ने बनाई थी कोविड के लिए। तो कोविड के लिए भी एक डीएनए वैक्सीन बनाई जा चुकी है, ज़ायकोव-डी। ठीक है। नाउ डेंगू के बारे में आपको पता होना चाहिए। डेंगू है क्या? डेंगू इज अ मॉस्किटो बोर्न डिजीज, ट्रॉपिकल डिजीज कॉज्ड बाय डेंगू वायरस। ठीक है। अच्छा, डेंगू वायरस का जो ये फैमिली ऑफ वायरसेस हैं उसे कहते हैं फ्लैवी वायरस। तो फ्लैवी वायरस एक टाइप है जिसका एक डेंगू वायरस उस फैमिली को बिलोंग करता है, फैमिली ऑफ वायरसेस को। ट्रांसमिटेड बाय सेवरल स्पीशीज ऑफ फीमेल मॉस्किटो विद इन द जीनस एडीज। तो जनरली जो डेंगू वायरस होता है डायरेक्टली आपकी बॉडी में एंटर नहीं करता है। ये डेंगू वायरस पहले होता है एडीज मस्कीटो के अंदर। वो एडीज मस्कीटो जब आपको काट लेता है तो आपको डेंगू हो जाता है। दिस मस्कीटो ऑल्सो ट्रांसमिट्स, अच्छा यही एडीज मस्कीटो है जो चिकनगुनिया और जीका वायरस भी फैलाता है। देयर आर 4 डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ डेंगू वायरस। देखो डेंगू वायरस के ना बहुत सारे टाइप्स हैं। 4 तरह के डेंगू वायरस होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3, डेन 4। सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट जो है ना और सबसे ज्यादा इंफेक्शंस जिससे होते हैं और सबसे ज्यादा पॉपुलर भी जो है वो डेन 1 है। अभी तक जो वैक्सीन हम बना चुके हैं ना डेंगू के लिए वो सिर्फ इसी पे काम करती है। पर अब ये जो नई वैक्सीन आ रही है डीएनए बेस्ड वैक्सीन, इससे उम्मीद ये लगाई जा रही है कि ये बाकी वेरिएंट्स पे भी, जिन्हें हम सीरोटाइप्स कहते हैं, उन पे भी काम करेगी। ऑलराइट। सिम्टम्स क्या होते हैं डेंगू वायरस के? वेल वो आप देख लेना, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। बस आपको बोला जाता है रेस्ट करो, फ्रूट्स खाओ, पपाया खाओ, पपीता वगैरह, बस। अभी करंट कौन सी वैक्सीन है? अभी करंट जो वैक्सीन है उसका नाम है डेंगवैक्सिया। ठीक है, जो यूएसए अप्रूव कर चुका है। इट इज अ लाइव एटेन्यूएटेड डेंगू वायरस। ये जो वैक्सीन है ना डेंगवैक्सिया, इसमें पता क्या है? इसमें डेंगू वायरस को बहुत ज्यादा वीक करके आपकी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब बॉडी में एक बार इंजेक्ट कर दिया, ये वीक है तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पर आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाएंगी जो डेंगू वायरस को रिपेल करेंगी। ठीक है। सो इट इज लाइव मतलब जिंदा वायरस, एटेन्यूएटेड मतलब वीकन डेंगू वायरस आपके अंदर इंजेक्ट कर दिया थ्रू डेंगवैक्सिया। ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं दूसरी न्यूज आइटम पे, विच इज एडिनो वायरस आउटब्रेक। नाउ पहले ही ध्यान से सुन लो एक चीज। ठीक है। देखो अगर आप मेडिकल स्टूडेंट होते हैं ना तो मैं आपको एक एक वायरस की फैमिली बताता कि देयर आर वेरियस फैमिलीज ऑफ वायरसेस, जिसके ये बहुत सारे वायरसेस होते हैं। ठीक है। पर हमें उस डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। वायरसेस बहुत है, हजारों वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं, हजारों क्या करोड़ों वायरसेस एग्जिस्ट करते हैं। पर जितने वायरसेस हमने डिस्कवर किए ना उनको हमने बेसिकली फैमिलीज में बांटा हुआ है। तो एक फैमिली ऑफ वायरसेस होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एडिनो वायरसेस। नाउ एडिनो वायरसेस जो हैं वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करते हैं, आपको रेस्पिरेटरी इंफेक्शन होता है इनसे। न्यूज में क्यों थे? Adenovirus respiratory disease take heavy toll among children in West Bengal, इसीलिए न्यूज में है ये। Even though the state health department is yet to publish any figures on the death toll, a senior official said that around 1200 children are presently admitted in various hospitals across the state. तो 1200 बच्चों को तो इतना बुरा इन्फेक्शन हो चुका है कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं और अभी तक डेथ टोल के कोई फिगर्स नहीं आए। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है एज फार एज वेस्ट बंगाल इज कंसर्न। राइट। नाउ एडिनोवायरसेस होते क्या हैं? Adenoviruses are medium sized non-enveloped viruses. Now ये बस आपको ध्यान रखना है non-enveloped viruses क्या होते हैं। देखो कुछ वायरसेस होते हैं जिनके एक आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है उनके अराउंड। कुछ वायरसेस हैं जिनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल है या कोई भी मटेरियल है, इट इज प्रोटेक्टेड बाय अ आउटर लेयर। सो जो वायरस होगा उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव आउटर लेयर होगी, वो होंगे आपके एनवेलप्ड वायरसेस। पर कुछ वायरसेस होते हैं जिनके अराउंड ये प्रोटेक्टिव लेयर नहीं होती, तो हम उन्हें कहते हैं नॉन एनवेलप्ड वायरसेस। बस इतना ही फर्क ध्यान रखना। और याद रखना एडिनो वायरसेस वो वायरसेस हैं जो नॉन एनवेलप्ड हैं, यानी कि इनकी कोई प्रोटेक्टिव लेयर नहीं है। That can cause infection in respiratory tract, eye and gastrointestinal tract. वैसे तो ये respiratory tract को ही इन्फेक्ट करता है, पर कुछ कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं जब एडिनोवायरसेस ने आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इन्फेक्ट कर दिया है, आंखों को इन्फेक्ट कर दिया है। Forms of adenoviruses that do not cause diseases are used in gene therapy. अच्छा, वो एडिनोवायरसेस
जो इन्फेक्शन नहीं कॉज करते, उन्हें आप ना वैक्सीनेशन में बहुत यूज करते हो एज वेक्टर्स, कि उस एडिनो वायरस को यूज करके आपने बॉडी में इंजेक्ट कर दिया ताकि किसी और डिजीज के लिए इम्यूनिटी बनी जा सके। सो बहुत सारे एडिनो वायरसेस भी हैं, कुछ बहुत इन्फेक्टिव हैं, कुछ जीरो इन्फेक्टिव हैं, मतलब कुछ आपकी बॉडी में कुछ भी नहीं करते, कोई प्रॉब्लम नहीं होती उससे आप जीन थेरेपी कर सकते हो, आपकी बॉडी में वैक्सीन दे सकते हो। तो ये भी यूजेस हैं एडिनोवायरसेस के, सारे बुरे नहीं हैं एडिनोवायरसेस। Adenovirus most commonly cause respiratory illness. The illness can range from common cold to pneumonia, croup, bronchitis हो जाता है, गला बिल्कुल खराब। Depending on the type, adenoviruses can cause other illnesses such as gastroenteritis, यानी कि पेट खराब हो जाना, conjunctivitis, आई फ्लू नहीं हो जाता जब, तो वो adenoviruses से ही होता है आई फ्लू, cystitis and less commonly neurological diseases। मतलब adenoviruses neurological diseases नहीं करेंगे, रेयरली ही होता है ऐसा, पर हाँ ज्यादातर रेस्पिरेटरी इंफेक्शन तो है। The adenoviruses are named after human adenoids। आपका जो ये है ना, जैसे जो आपके टॉन्सिल्स होते हैं गले में, टॉन्सिल्स के जस्ट पीछे एक टिश्यू है जिस टिश्यू को हम कहते हैं एडिनॉइड। ये वायरसेस वहीं से निकाले गए थे पहली बार 1953 में, तभी इनका नाम एडिनोवायरस पड़ गया है। बस याद रखना, इन योर बॉडी जहां आपके थ्रोट में टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स के जस्ट पीछे एडिनॉइड्स होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू है, वहां से एडिनोवायरस निकाला गया था, तो इसीलिए इसका नाम एडिनोवायरस है, और वो सॉफ्ट टिश्यू को हम कहते हैं एडिनॉइड्स। Adenovirus is highly contagious. Infections are common in close contact settings such as child care center, schools, hospitals, summer camps, और droplet infection से भी फैल जाता है, जैसे कोविड फैलता है। ठीक है, चलो बस इतना ही पता होना है हमें एडिनोवायरस के बारे में। Now we'll move on to the third news item, which is mad cow disease। अब ये न्यूज में क्यों है? Brazil has halted its beef exports to China after a case of mad cow disease was confirmed in the northern state of Para, the country's agriculture and livestock ministry said as per news agency। देखो, ब्राजील में मैड काउ डिजीज फैल गया। अब ब्राजील इज नोन फॉर इट्स बीफ एक्सपोर्ट्स। ब्राजील बीफ एक्सपोर्ट करता है बहुत बड़ी क्वांटिटी में, चाइना में और बहुत जगहों पे। चाइना में तो डिमांड ही बहुत है बीफ की ना, बिकॉज वहां पे मैड काउ डिजीज फैल गया है, इसीलिए अब बीफ एक्सपोर्ट्स भी रुक गए हैं ना। क्वेश्चन ये उठता है, व्हाट इज मैड काउ डिजीज, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ये न्यूज नहीं पूछेंगे कि ब्राजील ने कब एक्सपोर्ट्स बंद करे कब नहीं करे, चाइना ने कब इंपोर्ट बंद करे कब नहीं करे, ये पेपर में नहीं आएगा। पेपर में आएगा मैड काउ डिजीज क्या है, उसके सिम्टम्स क्या है, राइट। सो व्हाट इज मैड काउ डिजीज? वेल, मैड काउ डिजीज इज ऑल्सो नोन एज बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। ये याद न रखना अपने नाम, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ये टेक्निकल नेम है, पता होना चाहिए। कई बार आपको क्वेश्चन दे देंगे, और जैसे फॉर एग्जांपल आपको एमसीक्यू आ गया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी। अब अगर आपको यही नहीं पता कि बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी क्या है, तो बाकी की स्टेटमेंट तो आपको समझ ही नहीं आएंगी, इसीलिए टेक्निकल नेम्स आर इंपॉर्टेंट। It is transmissible, slowly progressive, degenerative and fatal disease। किसी काऊ को, कैटल को अगर ये डिजीज हो जाए तो डेथ ही पक्की है उसकी। Which affects the central nervous system of adult cattle। अच्छा, ये वो डिजीज है जो आपके नर्वस सिस्टम को ही खराब कर देता है, तो काऊ का नर्वस सिस्टम हिल जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। The infectious agent that causes mad cow disease is an abnormal version of protein normally found on cell surfaces called prion। देखो, इन्फेक्शन कॉजिंग एजेंट कौन सा होता है? जैसे कुछ इन्फेक्शंस बैक्टीरिया से होते हैं, कुछ वायरसेस से होते हैं, कुछ प्रोटोजोआ से होते हैं, कुछ पैरासाइट से होते हैं, कुछ फंजाई से होते हैं, राइट। ये डिफरेंट कॉजेटिव एजेंट्स हैं। मैड काउ डिजीज का जो कॉजेटिव एजेंट है वो इन सब में से कोई भी नहीं है, वो एक बस फॉर्म ऑफ प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं प्रियॉन। और अगर किसी काऊ में प्रियॉन ये चले जाए और डिजेनरेट हो जाए तो डिजीज हो जाता है। ठीक है, बस याद रखना, द डिजीज कॉजिंग एजेंट फॉर मैड काउ डिजीज इज प्रियॉन, अ फॉर्म ऑफ प्रोटीन। When this protein gets altered, it destroys the nervous system tissue, the brain and the spinal cord। इसीलिए काउस का खराब हो जाता है। Although the reason for the same is still unknown। ठीक है,
Cow gets bovine spongiform encephalopathy by eating feed contaminated with parts that came from another cow that was sick with BSE. किसी काउ को मैड काउ डिजीज कब होगा? जब वो कोई फीड खा रही होगी और उस फीड, वो जो फीड है दैट इज इन्फेक्टेड बाय सम अदर काउ जिसको मैड काउ डिजीज है। तो अगर कोई गाय जूठा खाना खा लेती है किसी और इन्फेक्टेड गाय का, तो उसको चांसेस हैं बोवाइन स्पंजिफॉर्म एंसेफेलोपैथी हो जाएगी। अब एक ना टर्म होता है डिजीज का विच इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। बड़ा सिंपल है, हर डिजीज का एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जब आपकी बॉडी में वो वायरस एंटर या कोई भी बैक्टीरिया वायरस एंटर करा, तब से लेके जब तक आपको सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जैसे कोविड मेरे बॉडी में एंटर करा और मेरे को खांसी आनी शुरू हो जाती है 2 दिन बाद, तो हम कहेंगे कोविड का इंक्यूबेशन पीरियड है 2 डेज। वायरस या कोई भी बैक्टीरिया आपकी बॉडी में एंटर करता है और आपकी बॉडी में सिम्टम्स आने जब शुरू होते हैं, उसमें एक टाइम लगता है। पहले वो वायरस आपकी बॉडी में घुसेगा, फिर मल्टीप्लाई करेगा, ये सारी चीजें होने में टाइम बहुत लग जाता है या कम लगता है, हर डिजीज पे डिपेंड करता है ना। जब आपकी बॉडी में पहली बार कॉजेटिव एजेंट एंटर करता है से लेकर जब आपको पहले सिम्टम्स आते हैं, इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। ना मैड काउ डिजीज का इंक्यूबेशन पीरियड है 4 to 6 years, यानी कि काउ इन्फेक्ट हो जाएगी, 4 से 6 साल बाद उसको सिम्टम्स आने शुरू होंगे। ठीक है, अच्छा, मैड काउ डिजीज के कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। अगर आपकी काउ को सिम्टम्स दिखाने शुरू कर देती है आपकी काउ, तो बस उसकी डेथ होने वाली है। द ओनली थिंग यू कैन डू इज कि उसे क्वालिटी फीड आप दे रहे हो, इन्फेक्शन से दूर रख रहे हो ताकि उसे इन्फेक्शन ही ना हो। पर एक बार इन्फेक्शन हो गया, कैटल गई। ठीक है, चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट न्यूज आइटम पे, विच इज ऑर्गन ऑन अ चिप। अब इसकी न्यूज में देखते हैं क्या आया है। The recent US Food and Drug Administration Modernization Act 2.0 brought cheer to animal rights activists and drug developers alike. By approving the act, the US government greenlit computer-based and experimental alternatives to animals to test new drugs. ठीक है, इस नई टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं ऑर्गन ऑन अ चिप। देखो, बेसिकली जब आप कोई नई मेडिसिन बनाते हो तो आप चेक करना चाहते हो मेडिसिन काम कैसे करती है। तो पहले आप एनिमल्स पे ट्राई करते हो, फिर ह्यूमंस पे ट्राई करते हो, और वो जो मेडिसिन होती है वो आपकी बॉडी के किसी पर्टिकुलर सेल को ही टारगेट करती है ना। लेट्स सपोज आपको रेस्पिरेटरी इंफेक्शन है, तो आपके बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सेल्स हैं उन पे ये दवाई काम करेगी। मेक सेंस ना। अगर मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी ले आऊं कि एक मैंने चिप रखी हुई है, उसमें बस ये कुछ सेल्स डाल दिए मैंने, रेस्पिरेटरी सेल्स, ठीक है, और वहां पे थोड़ी सी दवाई छिड़का दी और देखा ये रेस्पिरेटरी सेल्स कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या इनमें जो इन्फेक्शन है वो क्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। तो इससे फायदा क्या होगा? ह्यूमंस पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं, एनिमल्स पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं। तभी तो एनिमल राइट एक्टिविस्ट खुश हैं कि अब एनिमल्स को आपको गिनी पिग समझ के उन पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो एनिमल राइट्स खराब हो जाते हैं ना, इससे खत्म हो जाते हैं जब आप रैंडमली एनिमल को उठा के उनको डिजीज दिए जा रहे हो, राइट। तो इसीलिए ये टेक्नोलॉजी काफी सेलिब्रेट कर रही है, खासकर पीटा वगैरह, प्रिवेंशन प्रमोशन फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल राइट एक्टिविस्ट खुश हैं और ये टेक्नोलॉजी अच्छी भी है। द मूव इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट द रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन चिप्स। अभी ऑर्गन चिप्स क्या है? Small devices containing human cells that are used to mimic the environment in human organs. इन cells को ये chips वो environment देंगी जो इनको human body में मिलता है, इसीलिए ये cells दवाई को कैसा respond कर रहे हैं ये पता चल जाएगा। ठीक है, now what are these organ on chip devices? These are small devices containing human cells that are used to mimic the environment in human organs, including blood flow and breathing movement, serving as a synthetic environment in which to test new drugs. ठीक है, researchers in India are also developing organ on a chip models, including skin on a chip model, which is being tested for studying skin irritation and toxicity, and a retina on chip model. इंडिया में भी इस पे रिसर्च चल रही है, ऑर्गन ऑन अ चिप तो नहीं, पर स्किन ऑन अ चिप के स्किन डिजीजेस के लिए कोई दवाइयां काम कर रही हैं या नहीं, आई डिजीजेस के लिए कोई दवाइयां काम कर रही हैं या नहीं, तो उस पे एनिमल पे टेस्ट करने के बजाय इन पे टेस्ट कर लो। ठीक है ना, इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इट विल बूस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन चिप्स, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ R&D ड्रग्स। नहीं तो एनिमल्स पे टेस्ट करना पड़ता था, ह्यूमंस पे टेस्ट करना पड़ता था, अब बस चिप पे करो।
Animal models often poorly mimic human diseases, which has led scientists to develop alternative models. It will reduce the chances of contamination. आप एनिमल पे टेस्ट कर रहे हो, उसको वायरस दे दिया, वो वायरस लैब से बाहर चला गया, ठीक है, और फिर वुहान की तरह ही कोविड फैल गया हर जगह, तो ये हटेगा. Organ chips can be used to develop personalized therapies for individual patients and minimize ethical dilemmas. ये सबसे मेजर रीजन है. एनिमल के राइट्स भी राइट्स है, तो एथिकल इशू है, तो वो खत्म हो जाएगा. क्लियर? चलो अब हम नेक्स्ट न्यूज आइटम पे आ जाते हैं, विच इज वैभव फेलोशिप. नाउ व्हाट इज वैभव फेलोशिप? The government on Tuesday unveiled a fellowship to bring Indian origin researchers to higher educational institutions in the country for a maximum period of 2 months per year. ठीक है, जितने भी NRIs हैं, जितने भी इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स बाहर काम कर रहे हैं, वो इंडिया आके रिसर्च कर सकते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन्हें फेलोशिप देगी. वो कौन सी फेलोशिप है? वैभव फेलोशिप, फॉर मैक्सिमम ऑफ 2 months per year. Unveiling Webber Fellowship, Science and Technology Minister Jitendra Singh said it aims to improve the research ecosystem of India's higher educational institutions by facilitating academic research collaborations with the best institutions in the world. ये बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स में हमारे बहुत सारे इंडियंस रिसर्च कर रहे हैं, वहां से बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडिया में भी लेके आएंगे. इंडिया का भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट और इनोवेशन का स्तर ऊंचा होगा. नाउ इसकी डिटेल्स क्या है ये आप देख लेना. कितने टाइम के लिए आप फेलोशिप मिलेगी, कितना पैसा मिलेगा उसमें, वगैरह वगैरह. कौन कौन लोग एलिजिबल होंगे इस फेलोशिप के लिए अप्लाई करने के लिए, जितने भी बाहर एनआरआईस हैं, वो कौन से यूनिवर्सिटीज से होने चाहिए बाहर की जो अप्लाई कर सकते हैं, तो सारी डिटेल्स यहां पे दी हुई है. ठीक है, एम क्या है इसका? मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट. It aims to improve the research ecosystem of India's higher educational institutions by facilitating academic research collaboration with the best institutions. ठीक है, वही चीज है. Now, अभी तक इंडिया बहुत सारे स्टेप्स उठा चुका है, टू इंप्रूव R&D इकोसिस्टम इन आवर कंट्री. देखो आने वाले समय में ना वही कंट्री सुपर पावर होगी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में सुपर पावर है. इसके लिए इनोवेशन रिक्वायर्ड है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिक्वायर्ड है. इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा फोकस कर रही है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे. तभी ये बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने. इन सारे स्टेप्स में अब एक वैभव फेलोशिप स्कीम भी जुड़ गई है. तो ये स्टेप्स भी आप देख लेना प्लीज. ठीक है, ऑलराइट. And our last news item is military exercises. ना ये प्री स्पेसिफिक न्यूज आइटम है, इसमें कुछ डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस नाम रटने हैं आपने कि इंडिया की जापान के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही है. एक्सरसाइज शिन्यू मैत्री, एयरफोर्स की एक्सरसाइज है. इंडियन एयरफोर्स एंड जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स. तो एयरफोर्स, इंडिया और जापान की एयरफोर्स की मिलिट्री एक्सरसाइज को शिन्यू मैत्री कहेंगे. अच्छा, इंडिया और जापान की मिलिट्री एक्सरसाइज, आर्मी की एक्सरसाइज, ये तो एयरफोर्स की है, आर्मी के एक्सरसाइज को कहेंगे धर्म गार्डियन. ऑलराइट. दो इंडिया की अभी और मल्टीनेशनल एक्सरसाइजेस भी चल रही हैं, यानी कि इसमें सिर्फ दो कंट्रीज नहीं इन्वॉल्व होती. ये बायलैटरल एक्सरसाइजेस नहीं है, मल्टीलैटरल है. मतलब दो कंट्रीज पार्टिसिपेट नहीं कर रही, बहुत सारी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं. एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 8 यूएई करवाता है ये. It is an annual air exercise in which air forces from UAE, France, Kuwait, Australia, etc. participate. India भी इसमें participate कर रहा है. Exercise Cobra Warrior in UK. Exercise Cobra Warrior is a run twice a year and is the largest air exercise run by Royal Air Force, United Kingdom. दोनों Air Force की exercises हैं, multinational हैं. Clear? ठीक है. चलो अब जो आइटम्स हमने डिस्कस करनी थी विद रिस्पेक्ट टू पिछला हफ्ता एज फार एज साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, वो हमने कवर कर लिए हैं. अब एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा ये आर्टिकल आप खुद पढ़ो. देखो 28 फरवरी को इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल साइंस डे. नेशनल साइंस डे इसलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि इंडिया के मोस्ट फेमस, मोस्ट सेलिब्रेटेड फिजिसिस्ट सीवी रमन, जिनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिली हुई है फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ लाइट स्कैटरिंग, कि लाइट स्कैटर करती है, पार्टिकल्स जो होते हैं सस्पेंडेड किसी भी फ्लूइड में या एयर में, वो लाइट को स्कैटर करते हैं, जिसकी वजह से स्काई का कलर ब्लू दिखता है, पानी का कलर ब्लू दिखता है. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइट स्कैटरिंग. ठीक है, ये डिस्कवर किया था सीवी रमन ने. इसीलिए लाइट स्कैटरिंग वाले फिनोमिना को हम कहते हैं रमन इफेक्ट, इन्हीं के नाम पे.
और सिर्फ इंडिया में नहीं कहते, पूरी दुनिया इसे रमन इफेक्ट ही कहती है, ठीक है। तो इतना बड़ा नाम था इनका। क्लियर? नाउ इन्होंने जब रमन इफेक्ट खोजा था या इसका प्रूफ, इसका पेपर प्रेजेंट किया था, उस दिन 28 फरवरी था, तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए हर 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। अब सीवी रमन क्या थे, उन्हें कौन से इंटरनेशनल प्राइजेस मिले हुए हैं, उन्होंने क्या क्या डिस्कवरीज की हैं, इंडिया में नेशनल साइंस डे कब डिसाइड हुआ था कि 28 फरवरी को मनाना है, ये सारी चीजें इस आर्टिकल में डिटेल में दी हुई हैं। तो ये आर्टिकल आपने हूबहू पूरा पढ़ना है। वैसे भी आपके मेंस के सिलेबस में क्लियरली लिखा हुआ है कि कंट्रीब्यूशंस मेड बाय इंडियन साइंटिस्ट्स, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सिलेबस है आपका मेंस का, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन मेड बाय इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये इंडियन ही है सीवी रमन, और इनकी कंट्रीब्यूशन ह्यूज है, तो इसीलिए इसे पढ़ लेना। ऑलराइट, चलो, विद दैट वी कंक्लूड टुडेज लेक्चर एंड लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस नाउ। ठीक है, लेक्चर आज का खत्म होता है और अब हम आते हैं क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। आज के लेक्चर से रिलेटेड 2 एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन एमसीक्यूज के आंसर्स प्लीज 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 नीचे कमेंट सेक्शन में आपने जरूर देखने हैं। मैं आप सबके आंसर्स नोट कर रहा होता हूं, बिकॉज आई ऑल्सो एक्चुअली वांट टू नो वेदर यू अंडरस्टूड द लेक्चर और नॉट। ऑलराइट, तो ये 2 एमसीक्यूज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इनके आंसर जरूर लिखने हैं नीचे। ऑलराइट, नंबर 1, consider the following statements regarding mad cow disease. This disease is majorly caused by bacterial infection. The incubation period for this disease is generally 4 to 6 years. Which of the above statements are correct? Only one, only two, both, neither. All right. Question number 2. Simple question hai. Military exercise called Dharma Guardian is between which 2 countries? India, Malaysia, India, Japan, India, UK, India, Indonesia. All right. And with that, we conclude today's lecture. Thank you so much for watching, guys, and I hope it added some value to your preparation. Baki, if you have any doubts, you're free to ask us those doubts. We'll be happy to clear them all. All right then. Thank you so much, guys. I'll see you next time with more stuff.